शारदा जी अपने पति आलोक जी के लिए चाय का प्याला लेकर आती हैं। उनके चेहरे की उदासी देख आलोक जी कुछ सोचते हुए बोले, तुम कभी खुश क्यों नहीं रह सकती हो? जरूरी है क्या हर समय घर में मनहूसियत फैलाना? आलोक जी ने अखबार पढ़ते हुए कहा, कैसे एक माँ का दिल बेटी के लिए तड़पता है, आप जैसा पत्थर दिल इंसान क्या समझे। पूरा महीना हो गया है, उसका फोन नहीं आया, ना आप मुझे फोन करने देते हैं। आपके अनुसार ब्याही बेटी के ससुराल में काम से ही फोन करना चाहिए, तो भी मैंने कल अपनी ममता से हार कर बेटी को फोन लगा ही दिया, पर उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं, इसलिए मन बेचैन हो रहा है। आपको तो बेटी से ज्यादा समाज की फिक्र लगी है। शारदा जी ने चिंतित स्वर में कहा। पति पत्नी में बातचीत चल ही रही थी कि तभी आलोक जी का फोन बजता है। अरे मेरे दोस्त रमाकांत का फोन सुबह सुबह, भगवान करे सब कुशल मंगल हो। ऐसा सोचकर आलोक जी ने झट से फोन उठाया। हाँ रमाकांत, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? सब कुछ बर्बाद हो गया आलोक। हमारी बेटी नीलू ने आत्महत्या करने की कोशिश की। 60% शरीर पूरी तरह से जल चुका है। डॉक्टर कह रहे थे बेटी के बचने की उम्मीद कम है। अगर बच भी गई तो मौत से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी उसकी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा कदम उठा लेगी। मैं अभी उसके ससुराल पहुंचा हूं। उसके ससुराल वालों का फोन आया था। वो बार बार बोलती रही, पापा मैं यहाँ मर जाऊंगी, प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से। रमाकांत जी रोते हुए बता रहे थे। रमाकांत की बात सुनकर आलोक जी एकदम जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने रमाकांत की जगह वो खुद दिखाई देने लगे और रमाकांत की बेटी की जगह उनकी खुद की बेटी अंकिता का चेहरा दिखाई देने लगा। आलोक जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। शारदा, 2 जोड़ी कपड़े फटाफट रखो, हमें तुरंत निकलना होगा, आलोक जी ने कहा। हाँ, ऐसे समय में एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हमें रमाकांत भाई साहब के पास तुरंत पहुंचना होगा, शारदा जी ने कहा। रमाकांत के पास पहुंचने से पहले बीच में हमारी बेटी का ससुराल भी आता है। पहले हमें वहां जाना होगा। अपनी बेटी से मिलकर हम तुरंत निकल चलेंगे, आलोक जी ने कहा। अपने पति के मुख से ऐसी बात सुनकर शारदा जी के आश्चर्य की सीमा न थी। ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश देकर दोनों पति पत्नी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही आलोक जी की आंखों के कोर गीले हो गए। आलोक जी जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहते थे। उन्हें अपनी बेटी के द्वारा कही गई पिछली सारी बातें याद आती गई। पापा, पढ़ने दो ना अभी 2 साल। एक बार शादी हो जाएगी तो घर की जिम्मेदारी और पढ़ाई साथ साथ नहीं हो पाएगी। ससुराल वाले मुझे एग्जाम देने बार बार मायके भी तो नहीं भेजेंगे, अंकिता अपने पापा से कहती। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? अच्छे लोग हैं, तुम्हें आगे पढ़ाने को तैयार है। तुम आजकल की लड़कियों को तो बस हर बात पर माता पिता का विरोध करना होता है। अंकिता के पापा ने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी जल्दी कर दी थी। वे बेटियों के हाथ जल्द से जल्द पीले कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। अंकिता एक मेधावी छात्रा थी, सीए के फाइनल में थी। कड़ी मेहनत के बावजूद वो 2 नंबर से पास होने से रह गई थी। अभी अगले अटेम्प्ट की राह देख रही थी। इसी बीच अंकिता के लिए अभय का रिश्ता आता है। अभय एक व्यवसायी परिवार से था। किराने के सामान की उनकी दुकान थी। अंकिता अपने पापा से कहती है, पापा मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है, बस एक बार सीए बन जाऊं, फिर आप जहां कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं। सीए करने से मेरा भविष्य बन जाएगा। ये मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, बस मुझे साल भर और दे दीजिए। लेकिन अंकिता के पापा ने उसकी एक ना सुनी और लड़के वालों को घर बुला लिया। हमें आपकी बेटी पसंद है, हम उसे बेटी बनाकर रखेंगे। वो अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकती है, अभय की माँ कल्पना जी ने कहा। अंकिता ने उनकी बात को सच समझ लिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कई बार लड़के वाले रिश्ता करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। ससुराल में सपने पूरे होने के मौके कम ही मिलते हैं। अंकिता सामाजिक बंधन और पिता के दबाव में आकर शादी करने को तैयार हो जाती है। अंकिता के ससुराल में पति अभय, सास ससुर, ननद निधि और दादी सास जमुना जी थी। अभय ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अपनी दुकान पर बैठ गया, क्योंकि उसे पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं थी। और अंकिता की सास, दादी सास जमुना जी की सेवा करते करते थक चुकी थी। उन्हें वो बोझ लगने लगी थी। वो जल्द से जल्द बहू लाना चाहती थी, जिससे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बहू पर डालकर बेफिक्र हो जाए। अंकिता के आते ही कल्पना जी ने मानो घर के कामों से संन्यास ले लिया। 3 टाइम का खाना बनाने के साथ साथ अंकिता को घर के काम भी करने पड़ते।
और दादी सास की देखभाल भी करनी होती। दादी सास के लिए जो केयर टेकर रखी गई थी उसे भी अंकिता के आ जाने से हटा दिया गया। नन्ही सी जान पर पहाड़ सी जिम्मेदारी आ गई। ऐसी परिस्थिति में भी अंकिता ने हार नहीं मानी। सबके सोने के बाद जो थोड़ा वक्त मिलता उसमें अपनी पढ़ाई करती। सुबह उसे जल्दी भी उठना पड़ता। जब कल्पना जी को पता चला कि अंकिता ससुराल में भी पढ़ाई कर रही है तो उन्होंने अंकिता से कहा, बहू, अपने सपने मायके में ही पूरे करने चाहिए। एक बार तो तुम वैसे भी सीए फाइनल में फेल हो चुकी हो, अब ससुराल में अपनी गृहस्थी संभालो। तुम्हारे हाथ में सीए बनकर एसी कैबिन में बैठने की रेखा भगवान ने नहीं बनाई। कल्पना जी ने अंकिता को हतोत्साहित करते हुए कहा, मम्मी जी, अभी तक नहीं बनाई भगवान ने रेखा, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरी मेहनत को देखकर अब भगवान वो रेखा मेरे हाथों में जरूर बना देंगे। और वैसे भी आप लोगों ने तो शादी से पहले ही कहा था कि आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से बस थोड़ा सहयोग चाहती हूँ, अंकिता ने कहा। अंकिता का पति अभय भी हीन भावना से ग्रसित हो गया था। उसे लगता वो तो कम पढ़ा लिखा है, अगर उसकी पत्नी सीए बन गई तो सब उसको पत्नी से कमतर समझेंगे। इसलिए अभय भी पत्नी की आगे बढ़ने की राह में रुकावट पैदा करता। वो अंकिता को दादी सास की देखभाल, रसोई और घर के कामों में ऐसे उलझा कर रखता कि उसे पढ़ने का समय ही ना मिले। छोटी छोटी बात पर उस पर चिल्लाता। अब तो आलम यह था कि वो उस पर हाथ तक उठा देता। 52 किलो की अंकिता का वजन 40 किलो रह गया था। एक बार अंकिता के पापा त्योहार का शगुन लेकर आए। उन्होंने देखा उनकी बेटी ना मानसिक रूप से स्वस्थ है, ना शारीरिक रूप से। पापा, मुझे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले चलिए, मेरे एग्जाम भी पास आ रहे हैं। मैं वादा करती हूँ इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगी, अंकिता ने रोते हुए कहा। लेकिन बेटी के आंसुओं से ज्यादा वजन समाज के बनाए नियमों का था। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ शहर में मुझे कुछ काम है, वापस आकर तुम्हें साथ ले चलूंगा, आलोक जी ने कहा। अंकिता इंतजार करती रह गई, लेकिन पापा वापस उसे लेने नहीं आए। अंकिता समझ चुकी थी कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। एग्जाम के कुछ दिन पहले अंकिता ने सोचा कि वो अकेले ही मायके चली जाएगी, पेपर देकर वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी सास को जब उसके मंसूबों का पता चला, उन्होंने पैर फिसलने का झूठा बहाना किया और बिस्तर पर पड़ गई। अंकिता की गुलामों से बदतर जिंदगी हो गई थी। ना कहीं जा सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी। पूरा दिन नौकरों की तरह काम करो और बदले में रूखी सुखी मिलती, वो भी तानों के साथ। अंकिता परीक्षा नहीं दे सकी। सपने टूटते हैं तो कोई इंसान कैसे खुश रह सकता है। एक बार सबकी सेवा करते करते अंकिता का शरीर थकान से टूटने लगा। अंकिता ने सबके लिए रात के खाने में झटपट बनने वाला पुलाव बना दिया, क्योंकि उसमें ज्यादा देर रसोई में खड़े होने की क्षमता भी नहीं थी। भाभी, मैंने आपसे सुबह ही कहा था मेरे लिए आप चाइनीज डिश बनाएंगी, पर आपने तो पुलाव बना दिया। मैं नहीं खाऊंगी पुलाव, आप अभी के अभी मेरे लिए कुछ और बना दीजिए, ननद ने अंकिता को सुनाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगी, आप चाहें तो अपने लिए चाइनीज डिश ऑर्डर कर लीजिए, अंकिता ने कहा। अंकिता का इतना बोलना था कि अभय ने उसके गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। कामचोर, मेरी बहन को मना करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी उसकी पसंद का खाना बना कर ला, अभय ने कहा। अंकिता से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने पापा को फोन लगाया। पापा, मैं यहां मर जाऊंगी, प्लीज मुझे इस नर्क से ले जाइए। लेकिन इस बार भी उसके पापा 4 लोगों की परवाह कर रहे थे। उसे लेने नहीं आए। ससुराल में उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सर, यहीं रुकना था ना? ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। ड्राइवर की आवाज सुनते ही आलोक जी वर्तमान में लौट आए। आलोक जी ने घबराते हुए बेटी के ससुराल की बेल बजाई। दरवाजा अंकिता की ननद ने खोला। सामने अंकिता के माता पिता को देखकर सब चौंक गए। आलोक जी और शारदा जी की आंखें अपनी बेटी को खोज रही थी। तभी उन्हें अंकिता साड़ी पहने, सिर पर सिरदर्द के कारण पट्टी बांधे, एक पैर से लंगड़ाते चलती हुई दिखाई दी। उसके दाहिने पैर पर कच्चा प्लास्टर लगा हुआ था और वो अपनी सास के लिए टीवी के सामने खाना लेकर आ रही थी और उसकी सास आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। अंकिता कपड़े लेने छत पर गई थी तो जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और दाहिने पैर में प्लास्टर लग गया। अंकिता सूखकर कांटा हो चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी दशा देख शारदा जी का कलेजा मुंह को आ गया। क्या हालत कर दी आप लोगों ने मेरी बच्ची की?
आप तो खुद कह रही थी बहू को बेटी बनाकर रखेंगी। उसे तो आपने इंसान ही नहीं समझा। उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, वो काम कर रही है और आप सब आराम कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी बेटी ससुराल में रहकर भी अपने सपने पूरे कर सकती है, लेकिन आप लोगों ने उसे सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ा। मेरी बेटी ना मायके में अपने सपने पूरे कर पाई, ना ही ससुराल में। शारदा जी ने गुस्से में कहा, हम अपनी बेटी को अभी के अभी लेकर जा रहे हैं। अब वो अपनी परीक्षा देकर ही वापस आएगी, और वो भी तब अगर आप लोग आश्वासन देंगे कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बेटी को रमाकांत की बेटी की तरह मरने नहीं दूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। 4 लोगों की परवाह हम कब तक करेंगे? अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो 4 लोग नहीं आते हमें संभालने के लिए। शारदा जी ने कहा, सुनिए दामाद जी, अगर एक महिला को ससुराल में चोट पहुंचाई जाती है तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी पति की ही होती है। हम चाहें तो आप पर केस कर सकते हैं। आलोक जी ने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आलोक जी ने अपनी बेटी को सहारा दिया और ले गए अपने साथ। सब देखते ही रह गए। मायके में अंकिता के मम्मी पापा बहन ने उसका बहुत ध्यान रखा। उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आया। सीए के फाइनल एग्जाम में पास होकर उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिल गई। अपने पूरे हक के साथ ससुराल आती है। नौकरी मिलते ही घर के कामों के लिए सहायिका का इंतजाम करती है। अब अंकिता अपने साहस के दम पर नौकरी और घर दोनों संभाल रही थी। ससुराल वाले भी समझ चुके थे कि अंकिता के साथ अब उसके मायके वालों का साथ है, वो लावारिस नहीं है। दोस्तों, कठिन परिस्थिति में मायके वालों को बेटी का साथ जरूर देना चाहिए, उसे कमजोर ना महसूस होने दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो